हेलो बीएलएड सेकेंड ईयर हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम मुग़ल काल के शासकों के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले उसमें हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबर मुग़ल काल का संस्थापक रहा और ये चगताई वंश का था, क्योंकि चगताई वंश इसलिए कि ये स्वयं को तैमूरलंग और चंगेज़ खां दोनों का वंशज मानता था। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में, जो कि काबुल में था, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। बाबर जो अपने पिता की तरफ से तैमूर का 5वां एवं माता की ओर से चंगेज़ खां का 14वां वंशज था, यानी कि वो पिता की तरफ से तैमूर लंग से रिलेटेड था और माता की तरफ से मंगोल शासक चंगेज़ खां से रिलेटेड था। तो इसलिए उसके वंश को क्या कहा जाता है? चगताई वंश। अपने पिता उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में ही जो बाबर है वो शासक बना, परंतु उसने 1501 में ही समरकंद पर अधिकार किया। लेकिन उसका जो ये काबुल में जो उसकी जीत का समय था, समरकंद जीतने का, या उसकी अन्य जीतें भी आप इसमें देखेंगे, तो बहुत समय तक वहाँ पर अपने शासन को बना नहीं सका। मात्र 8 महीने ही उसके शासनकाल में ये रहा और 1504 ईस्वी में काबुल विजय के उपरांत उसने अपनी जो उपाधि थी मिर्ज़ा, उसको त्याग कर बादशाह की उपाधि को धारण कर लिया। भारत के विरुद्ध पहली बार बाबर जो है वो 1519 ईस्वी में जब वो आया तो हुआ ये था कि सबसे पहले उसने बाज़ौर और भेरा नामक क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया था। ये भारत का प्रथम अभियान साबित हुआ बाबर के लिए। और आपको ये शायद पता होगा या नहीं कि तोप लाने का श्रेय, भारत में जो तोप तकनीकी है, इस तकनीकी को लाने का श्रेय बाबर को ही जाता है। 1519 ईस्वी में जब बाबर ने बाजौर और भेरा को हार गया था, फिर जीता और उसके साथ सियालकोट को भी जीत लिया, अपने अधिकार में कर लिया। और 1524 के चौथे अभियान में उसने इब्राहिम लोदी और दौलत खां के मध्य मतभेद हुए। दौलत खां उस समय लाहौर का गवर्नर था और इब्राहिम लोदी का दिल्ली पर शासन था, लोदी वंश चल रहा था। तो वहाँ पर ही दिलावर खां और आलम खां, जो कि बहलोल लोदी का पुत्र था, उसने बाबर को ये आमंत्रण दिया कि आप आएँ और भारत की सत्ता को संभालें, क्योंकि इब्राहिम लोदी उसको संभाल नहीं पा रहा है। ठीक है। अब इसी कारण जो है राणा सांगा ने भी बाबर को, भारत माना ये जाता है कि शायद राणा सांगा ने भी जो है वो भारत को अपने अधिकार में करने के लिए बाबर को निमंत्रण भेजा था कि वो लोदी वंश से जीतने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो बाबर को यहाँ बुलाने के कारण थे वो थे दौलत खां पंजाब में अपना, सब छोटे पूरे देश के बारे में कोई नहीं सोच रहा था, अपने अपने प्रांतों के बारे में सोच रहे थे। तो पंजाब में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए दौलत खां ने आमंत्रण दिया। आलम खां दिल्ली की सल्तनत या दिल्ली के सिंहासन पर अपना राज्य चाहता था और राणा सांगा बाहरी यानी कि अफगानों की शक्ति को समाप्त करके स्वयं दिल्ली का शासन करना चाहता था। और हुआ ऐसा कुछ नहीं। हमेशा आप जानते हैं कि जब भी दो के मध्य युद्ध होता है, तीसरा उसका फ़ायदा उठाता ही। वैसा ही हुआ कि ना तो दौलत खां को शासन मिल पाया और ना ही राणा सांगा को। कई सारे जो अभियान हुए भारत ने, फिर बाबर ने वैसे तो 4 मुख्य युद्ध जीते हैं 1524 से लेके 1528 तक। 24 में लाहौर और दीपालपुर पर, फिर 26 में जो 5वां अभियान, अलग अलग अभियान उसने करे और इसमें जो है हुमायूं भी आ गया था और उसने दौलत खां को समर्पण के लिए विवश कर दिया और उसे बंदी बना लिया और पूरा पंजाब बाबर के कब्जे में आ गया। जो ये युद्ध हम आप पढ़ाने जा रहे हैं, ये बाबर के जीवन के 4 प्रमुख युद्ध थे 1526 से लेकर 1526, 27, 28 और 29। ये 4 युद्ध
मुख्य युद्ध कहे जाते हैं, जिसने मुगल साम्राज्य की वास्तविक नींव रखी और बाबर के पैर यहाँ पर जमा दिए। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? इब्राहिम लोदी, दिल्ली का सुल्तान था इस समय, बाबर के बीच हुआ। तो दौलत खां पंजाब का राज्यपाल, वो क्योंकि इब्राहिम लोदी से नाराज़ था तो उसने बाबर को यहाँ पर बुलाया। बाबर तो पहले से ही यहाँ पर युद्ध करना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि यहाँ पर जो है वो बहुत धन दौलत है। पहले भी तुर्क यहाँ पर आक्रमण इसीलिए करते थे, तुर्क अफगान। तो बाबर भी एक बहुत बड़ी सेना लेकर पंजाब की ओर चल दिया। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य इस युद्ध को लड़ा गया और बाबर की महत्वाकांक्षी योजनाओं की अभिव्यक्ति थी ये, क्योंकि बहुत बड़ी सेना थी। और 12 अप्रैल 1526 को दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गई और ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध का निर्णय मात्र दोपहर तक ही हो गया था। बाबर ने अपनी जो कृति लिखी है बाबरनामा, उसमें इसका वर्णन किया है कि मात्र 12,000 सैनिकों को का उपयोग करके इस युद्ध को जीत लिया गया। लेकिन कुछ लोगों का इसमें मतभेद भी है। आप लोगों ने तुलुगमा नीति, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप इसको ध्यान से इस वर्ड को याद रखिए। तुलुगमा नीति का प्रयोग बाबर ने सर्वप्रथम किया था और तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग भी उसने किया था। तुलुगमा युद्ध पद्धति उज्बेकों से ग्रहण करी थी जब वो काबुल में था। तो ये जो तुलुगमा पद्धति है ये आपके क्वेश्चंस में बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जाती है कि तुलुगमा नीति किसने चलाई थी। पानीपत के अपने युद्ध में उसने जो है अपने प्रसिद्ध युद्ध में इस धन को बराबर अपने सैनिकों में बांट दिया और इससे क्या हुआ, इस बंटवारे से बहुत फ़ायदा भी हुआ कि उसके सैनिक उसके स्वामी भक्त ही बने रहे। हुमायूं को ऐसा माना जाता है कि इसी बंटवारे में हुमायूं को वो कोहिनूर हीरा प्राप्त होता, जिसे ग्वालियर नरेश राजा विक्रमजीत से छीना गया था। और इस हीरे की कीमत के बारे में माना जाता है कि पूरे संसार के मूल्य, मतलब पूरे संसार के आधे दिन का खर्च इसके मूल्य पर किया जा सकता है। उसके बाद पानीपत विजय के बाद कहा कि काबुल की गरीबी अब फिर हमारे लिए नहीं, यानी कि इतना ज़्यादा धन लूटा था कि लगा कि काबुल जो है अब गरीब नहीं रह पाएगा। पानीपत के युद्ध ने भारत का निर्णय तो नहीं किया, लेकिन फिर भी लोदी वंश का निर्णय कर दिया। अफगानों की शक्ति समाप्त तो नहीं हुई, लेकिन पूरी तरह से दुर्बल हो गई और धीरे धीरे लोदी साम्राज्य पर बाबर का अधिकार हो गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध बाबर ने लड़ा वो था खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में। यह युद्ध राणा सांगा, ठीक है, सबसे अधिक शक्तिशाली चित्तौड़ राजपूत नरेश उस समय थे राणा सांगा, जिनका नाम संग्राम सिंह, उनके बीच में ये जो युद्ध की तटस्थता नीति अपनाई थी बाबर ने। तो बाबर ये सोच रहा था पहले तो कि वो लूट मार के वापस चला जाएगा, लेकिन जब उसने लोदी वंश को हरा दिया तो उसे लगा कि अब शायद वो यहाँ पर रह सकता है। उसने देखा कि राणा सांगा ये सोच रहा था कि बाबर भी आने लुटेरों की तरह आएगा और चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब राणा सांगा को ये लगा कि अब यहाँ से बाबर नहीं जाएगा तो उसने युद्ध का जो है वो तैयारी शुरू करी और युद्ध हुआ। बाबर भी समझ गया था कि राणा सांगा के रहते इन राजपूतों के रहते यहाँ पर शासन नहीं स्थापित किया जा सकता। तो उसने भी भारत की स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना करने के लिए अपनी सेना को तैयार किया राणा से युद्ध करने के लिए। और 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया। और खानवा का युद्ध सीधी सी बात है कि बाबर तो पहले से ही प्लान वे में आया था, तो दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ और राणा सांगा की हार हुई। प्रारंभ में तो राणा सांगा के साथ कई लोग थे, मारवाड़, ग्वालियर, अजमेर के भी शासन थे, लेकिन बाबर की सेना में इससे कहीं ना कहीं कुछ डर भी उत्पन्न हो गया था। लेकिन फिर भी बाबर ने कूटनीति का प्रयोग करके पानीपत जैसी रणनीति को यहाँ पर अपनाया और खानवा के विरुद्ध जो युद्ध था वो भी जीत लिया खानवा का। तो अब खानवा के युद्ध से जो
सैनिक निकले और जो मतलब खानवा के युद्ध से जो विजय हुई उसका कारण मात्र सेना नहीं थी बल्कि आधुनिक तोपखाना था, क्योंकि उस समय तोपों का प्रयोग यहाँ पर नहीं आता था किसी को। ठीक है, उसने कहा भी था कि राजपूतों को युद्ध लड़ना बनना तो आता है लेकिन युद्ध करना नहीं आता। जीती हुई बाजी भी राणा सांगा हार गए थे और ये युद्ध जो है वो बहुत निर्णायक साबित हुआ और कहा जाता है कि इस तरह उस समय के ब्रजमंडल में जयचंद के बाद राणा सांगा की भी हार। राणा सांगा इस समय घायल हो गए थे, मरे तो नहीं थे, लेकिन माना जाता है कि बाद में किसी सामंत के द्वारा उनको जहर दे दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई। और खानवा के ये क्वेश्चन भी वैसे तो आपके में तो लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन ही आएंगे या शॉर्ट आएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप ये लिखेंगे कि खानवा के युद्ध को जीतने के बाद ही बाबर ने गाजी नामक उपाधि को धारण किया था। बाबर के जीवन में स्थिरता कब आई? अभी तक तो वो युद्ध ही लड़ा था 1527 तक, उसके बाद कुछ स्थिरता आई, लेकिन 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध वहाँ के सूबेदार मेदिनी राय यानी कि बाबर और मेदिनी राय के बीच। चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बाबर और मेदिनी राय के बीच। क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बाबर के प्रमुख युद्धों का वर्णन कीजिए, तो आप केवल इन 4 युद्धों का वर्णन ही करेंगे, किसके किसके बीच हुआ और उसके क्या परिणाम हुए। युद्ध के बाद बाबर ने राजपूतों के कटे हुए सरों की एक मीनारें बनवाई थी, ऐसा जाता है, और उसे जिहाद का नारा दिया था। मेदिनी राय की 2 पुत्रियों का जो विवाह था उसने अपने पुत्र कामरान और हुमायूं से कर दिया था। 6 मई 1529 को बाबर ने एक अंतिम युद्ध, जिसे हम कह सकते हैं घाघरा का युद्ध लड़ा और संयुक्त सेना को, बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना थी जिसको उसने परास्त किया। और घाघरा के युद्ध के बाद बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह से संधि कर ली, मतलब नुसरत शाह के बीच हुआ था बाबर के बीच। नुसरत शाह ने भी जो है वो बाबर की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया। अब इब्राहिम लोदी की हार हो चुकी थी, राणा सांगा की हार हो चुकी थी, तो बाबर अब मुगल साम्राज्य की स्थापना पूरी तरह से स्पष्ट हो गई थी और उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की बाबर ने, और दिल्ली की जगह आगरा को अपनी राजधानी बनाया। प्रशासन के नज़रिए से और रक्षा के नज़रिए से, दोनों नज़रिए से बाबर को दिल्ली की जगह आगरा ज़्यादा सही लगा। और उसके बाद दूसरे जो शासक यहाँ पर थे बाबर के समय में, उनको अमीर कहलाना जो है, बाबर जो है, जो इंटेलिजेंट लोग होते थे अपने मंत्रिमंडल के, उनको अमीर कहता था। ठीक है, और भारत के जो मुस्लिम शासक थे वो सुल्तान कहलाए जाते थे। परंतु बाबर ने अपने पद पर बादशाह को घोषित किया, तो इसके बाद जितने भी शासक हुए वो बादशाह ही कहलाए। बाबर केवल 4 वर्ष ही भारत पर राज्य कर सका। 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। और प्रारंभ में तो उसके शव को आरामबाग में रखा गया, लेकिन बाबर की इच्छा थी कि उसे उसकी मातृभूमि में ही दफनाया जाए, तो उसका शव काबुल ले जाकर वहाँ पर दफनाया गया। वहाँ पर उसका मकबरा भी बना हुआ है। और उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं यहाँ पर बादशाह बना। हुमायूं के बारे में आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट में। बाबर की उपलब्धियाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि कुषाण वंश के बाद जो एक बाबर ही एक ऐसा राज्य जिसने संपूर्ण भारत पर आक्रमण करके और एक नई युद्ध नीति का प्रचलन किया और कुछ ऐसे कार्य किए जिसके लिए वो बहुत लंबे समय तक जाना गया। बाबर ने सड़कों की माप के लिए गजे बाबरी का प्रयोग भी किया, तोपखाने का प्रयोग किया, बारूद का मतलब प्रथम प्रयोग करना सिखाया, है ना। और उसके अलावा चगताई वंश का था, और उसके साथ उसने ये जो तुलुगमा नीति का प्रयोग किया। ये सब नई युद्ध नीतियाँ थीं। विद्वान तो था ही वो, क्योंकि तुर्की भाषा का विद्वान था। उसने स्वयं बाबर अपनी आत्मकथा लिखी जो कि बाबरनामा है, और फारसी भाषा में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान के द्वारा किया गया। ठीक, और बाबर को एक पद्धति है जिसको पद्य शैली है, जिसको जैसे हिंदी में होती है कि चौपाई है गद्य, लेकिन सवैया है ना। उसी तरह बाबर ने मुबैयान नामक पद्य शैली बनाई थी। ऐसा कहा जाता है कि वो उस शैली का जन्मदाता था। उसके बाद खत बाबरी नामक एक लिपि का आविष्कार भी बाबर को करने का श्रेय जाता है। तो ये बाबर के बारे में आपने जान लिया, उसके युद्धों के बारे में जान लिया। प्रमुख इतिहासकारों का मत जो बाबर के लिए है कि
बाबर एशियाई शासकों में बहुत प्रसिद्ध था अब तक के, और एक शासक के रूप में रशब्रुक्स ने कहा कि उसकी बहुत अधिक प्रशंसा। इलियट ने कहा वो प्रसन्नचित्त, वीर, महान और विचारशील तथा निष्पक्ष व्यक्तित्व था। अगर वो उसका पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ होता तो वो हेनरी चतुर्थ होता। यानी कि उसकी प्रशंसा में अलग अलग राइटर्स ने, अलग अलग इतिहासकारों ने अपनी अपनी बातें कही। तो ये बाबर आपका आज समाप्त हो गया। इसके बाद हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट में। मुगल काल थोड़ा बड़ा है और इसके बारे में, क्योंकि इसकी तो इसमें अभी हम लोगों को एक हफ्ते का टाइम आराम से लगेगा। ठीक है।